चैप्टर नंबर 7 का नाम है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा चैप्टर है। इसमें पहला यूनिट जो है वो तो है फिस्कल फंक्शन। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। दो बॉडीज़ हैं, एक है आरबीआई और एक है गवर्नमेंट। इनका उद्देश्य है कि जो पब्लिक है हमारे देश की, इनके लिए पॉलिसी बनाना। आरबीआई जो पॉलिसी बनाएगी वो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी, वो अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो हो गई फिस्कल पॉलिसी, तो ये इस चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना। तो इसी का नाम एक तरह से आप पब्लिक फाइनेंस समझ सकते हो। तो सरकार जो भी मतलब एक्शन लेती है इकनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब सरकार देखो क्या करती है, वो मतलब बोरो करती है मनी, या पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, खर्चा करती है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जो वो पब्लिक के लिए काम कर रही है वो इस चैप्टर में कवर हो रहा है, तो इसीलिए नाम है पब्लिक फाइनेंस। बाकी 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं किसी भी देश के, ये याद रखने हैं। कीवर्ड्स हैं ग्रोथ, रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट, और प्राइसेस स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी, है ना। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इन चीज़ों को मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करेगी। तो यहाँ से मतलब हमने समझना शुरू करा था कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमिक सिस्टम में। तो सबसे पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने का अवसर देता है और लोगों को पैसा कमाने का मौका देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हर इकोनॉमी में कि हर इकोनॉमी में स्कैरसिटी होती है, यानी कि लोग ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं पर उतने रिसोर्स होते नहीं। तो इससे 3 प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। तो इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बेसिकली इस पर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम की मतलब में हैं। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में अगर हैं तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो मतलब पब्लिक के हिसाब से करेंगे डिसाइड, या प्रॉफिट मोटिव रहेगा। सोशलिस्ट इकनॉमी है तो फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसमें वेलफेयर मोटिव रहेगा। मिक्स्ड इकनॉमी है तो फिर दोनों का तालमेल रहेगा। तो वो बेसिकली ये हो गया। अच्छा, अब शुरू हुई थी कहानी एडम स्मिथ के ज़माने से, फादर ऑफ इकनॉमिक्स। तो उनका ये मानना था कि भाई जो फ्री मार्केट इकनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकनॉमी, वो बढ़िया है, उसको वो फेवर करते थे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि सरकार का रोल 3 जगह पर होना चाहिए, डिफेंस में, जस्टिस सिस्टम में, और जैसे भाई जो पब्लिक से रिलेटेड काम हो गए या हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए इनमें। फिर 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। तब उसके बाद जब लोगों को लगा कि सरकार का रोल जो है वो तो वाकई में इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे तो मतलब इकनॉमी बैठ जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे मतलब कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने शुरू करे, जिसको फिस्कल फंक्शंस नाम दिया गया। फिर रिचर्ड भाई आए जिन्होंने किताब लिखी थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस की 1959 में। तो मतलब आगे का चैप्टर रिचर्ड भाई की कहानी ज़्यादा है, तो ये याद रखना है हमें। तो उन्होंने 3 ब्रांचेस निकाली टैक्सोनॉमी की, कह सकते हैं, जिसमें 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। रिसोर्स एलोकेशन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन, अमीर गरीब का मतलब भेदभाव ना हो, उस पर को डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टेबलाइजेशन, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो एलोकेशन फंक्शन के अंदर तो मेन चीज़ यही थी कि रिसोर्सेज को मतलब आपको इस तरह से एलोकेट करना है कि सबको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वेस्टेज कम से कम हो, इनएफिशिएंसी कम से कम। बाकी अगर हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी में हैं तो वहाँ के फीचर्स आपको पता ही हैं क्या हैं, कि भाई कंज्यूमर किंग है, डिमांड सप्लाई का रोल रहेगा, मेरिट गुड्स कम रहेंगे। लेकिन अगर सोशलिस्ट इकनॉमी है तो उसमें सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पब्लिक वेलफेयर भी होगा, मेरिट गुड्स भी ज़्यादा रहेंगे। बाकी एफिशिएंट एलोकेशन रिचर्ड भाई के मुताबिक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते नहीं। बाकी फिर रिचर्ड भाई ने बताया कि इनएफिशिएंट एलोकेशन के कारण क्या है, कि क्यों हम अपने रिसोर्स को मतलब अच्छे से एलोकेट नहीं कर पाते। तो बहुत से कारण हैं। पहला तो यही कि इम्परफेक्ट कंपटीशन रहता है, पब्लिक गुड्स की कमी रहती है, कई बार मार्केट इनकम्प्लीट रहता है, कई बार हम पर्यावरण को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, कई बार एक्सटर्नलिटीज़ हो जाती हैं। मतलब इस तरह से कुछ रीज़न्स की वजह से हम अपने रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर पाते, ये मतलब हो गया। बाकी रिचर्ड ने कहा कि भाई सरकार जो है उसको इंटरवीन करना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि सोशल वेलफेयर भी हो। बाकी फिर उसके बाद रिचर्ड भाई ने कहा कि सरकार को अपनी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, किसको कितना टैक्स लगाना है ये सोचना पड़ेगा, सरकार कैसे रेवेन्यू कमाएगी ये सोचना पड़ेगा,
किस तरह के मतलब सोशल गुड्स बनाए, यानी कि पब्लिक और मैरिड गुड्स बनाए, सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा। मतलब ये रिचर्ड अपनी कुछ कहानियाँ बता रहे, तो जस्ट आप रीड कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी अलग अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिसोर्स एलोकेशन के, जो आप आजकल प्रैक्टिकली भी देखते हो। जैसे कुछ चीज़ों में सरकार कई बार बैन लगा देती है, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे सरकार ने बैन लगा दिया, या फिर कई बार सरकार लाइसेंसिंग कर देती है कि भाई आपको अगर अल्कोहल की दुकान खोलनी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार मतलब एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर देती है रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए। अच्छा, दूसरा फंक्शन जो मेन था रिचर्ड भाई ने बताया था वो था रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब फिलहाल किसी भी इकनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्क्यूड होता है। स्क्यूड का मतलब ये कि अमीर और गरीब में भेदभाव बहुत होता है। अमीर बहुत ज़्यादा रिच होता है और गरीब बेचारा पुअर होता रहता है। तो रिचर्ड का कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भेदभाव कम होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें यह है कि भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस, बेसिक क्वेश्चन है किसके लिए बनाए। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस कि भाई रिच से ज़्यादा टैक्स लो, एंड सब्सिडीज़, गरीब को ज़्यादा सब्सिडी दो। तो अमीर से ज़्यादा पैसा लेना है, गरीब को ज़्यादा पैसा देना है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मतलब इक्वल सा हो जाए। बाकी इसमें इन्हीं बातों पर एम किया गया कि सोशल वेलफेयर हो, इक्वालिटी हो, सबको ज़रूरत की चीज़ें मिलें। इसीलिए सरकार के कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रोग्रेसिव टैक्सेस है, सरकार गरीबों को सब्सिडी देती है, अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट देती है। तो मतलब ये पूरा इसी पर बेस्ड है, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर, और रिच जो है उसको टैक्स ज़्यादा लगाना। लेकिन अब इसमें एक लड़ाई हो जाती है, अगर रिच पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो रिच नाराज़ हो जाएगा, तो फिर वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। और अगर पुअर जो है उसका अपलिफ्टमेंट नहीं करेगी सरकार, तो पुअर तो फिर वैसे ही बेचारा और पुअर और हो जाएगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम था एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम रिच को भी मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ ना करें और पुअर जो है उसको भी अपलिफ्ट करें। तो ये हो गया आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला। तीसरा और आखिरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन था रिचर्ड के हिसाब से स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन में ये है मुद्दा कि आउटपुट हो गया, खर्चा हो गया, लेबर हो गया। तो आउटपुट जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से हो, स्पेंडिंग टोटल आउटपुट के हिसाब से हो, लेबर फुली एम्प्लॉयड हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं कि मतलब इकनॉमी में स्टेबिलिटी चल रही है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब प्राइसेस बढ़ना नहीं चाहिए या घटना नहीं चाहिए, तो स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो कीन्स का ये मानना था कि इकनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट अपने आप अचीव नहीं कर सकती, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, ये कीन्स का मानना था। तो बाकी स्टेबिलिटी के लिए हम दो तरह की पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो आगे पढ़ेंगे वैसे, और एक हो गई फिस्कल पॉलिसी। बाकी एक छोटा सा इसमें टर्म होता है स्टैगफ्लेशन के नाम से। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि इसमें स्टैगनेशन भी है यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, और साथ साथ इन्फ्लेशन भी है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो बेरोज़गारी भी है देश में और दाम महंगे हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कह देते हैं। बाकी स्टेबलाइजेशन इशू जो है ये कॉन्टेजियन होता है। कॉन्टेजियन का मतलब है कि अगर किसी विदेश में कोई दिक्कत हुई तो हम में भी हो जाती है, फैल जाती है, एक देश से दूसरे देश आसानी से ये दिक्कत फैल जाती है। बाकी इसमें हम क्या क्या मतलब कंसर्न रखते हैं, तो बहुत सारे इसमें मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट हो गया, कैपिटल कैसे यूज़ करनी है, आउटपुट कितना बनाएंगे, प्राइस लेवल कितना होगा, बीओपी क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर आ जाती हैं। बाकी इसमें जैसे एक एग्जांपल दिया है कोविड का। अब कोविड के सिनेरियो में अगर हम ये याद करें तो सरकार क्या चाहती थी कि लोगों का मनी सप्लाई बढ़े, तो इसीलिए सरकार ने क्या करा था उस समय अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए थे। इस पॉलिसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई ने भी उस समय अपने मतलब इंटरेस्ट रेट्स को कम कर लिया था ताकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो इसको बोलते हैं मतलब सरकार वाली पॉलिसी को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, और अगर इसका उल्टा कर देते तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो ये तो नाम हो गए। बाकी रिचर्ड ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा था, फिस्कल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट के पास डिवाइडेड हो और दोनों मिलजुल कर काम कर सकें। तो रिचर्ड ने बोला कि दो फंक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रखने चाहिए और एक फंक्शन स्टेट को रखना चाहिए।
तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रखना चाहिए, लेकिन जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो वो हर स्टेट को अपना अपना देखना चाहिए, क्योंकि वो तो भाई वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मतलब हो गया। बाकी एक स्टार पॉइंट छोटा सा था कि आर्टिकल 246 के हिसाब से जो पावर्स होती हैं वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो एक ऐसी पॉइंट है। इसी तरह टैक्सेस कुछ स्टेट लेती है, कुछ सेंटर लेती है। सेंटर कौन कौन से रखती है वो ऊपर लिखे हैं, स्टेट कौन कौन से रखती है वो नीचे लेती है। बाकी इसके अलावा जो ये भी एक पॉइंट है कि भाई जो भी सेंटर को रेवेन्यू होता है वो उसको कुछ कुछ स्टेट्स को बांट देती है। बाकी फाइनेंस कमीशन जो है वो इस बात का ध्यान रखती है, प्रेसिडेंट का इसमें रिकमेंडेशन रहता है। 15 फाइनेंस कमीशन 27 नवंबर 2017 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। इसमें 2 डिवीजन्स हैं, वर्टिकल इक्विटी और हॉरिजॉन्टल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी में सभी स्टेट्स जो हैं उनको मतलब उनका रेवेन्यू सेंट्रल कलेक्ट कर लेती है, और हॉरिजॉन्टल इक्विटी में उसको फिर अलग अलग स्टेटों के बीच में बांट देती है। तो ये तो बेसिक टर्म्स थे। बाकी ये मतलब उसी का एक फॉर्मूला बना दिया कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसमें से सेसेस माइनस हो गए, सेस का मतलब ही टैक्स होता है, सरचार्जेस माइनस हो गए, वो भी टैक्स होता है, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हुए सरकार के वो भी माइनस हो गए। तो जो बच गया पैसा उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल पूल। तो उस पैसे को सरकार या तो कुछ स्टेट्स को दे देती है और कुछ अपने पास रख लेती है। फिर था जीएसटी। जीएसटी 3 प्रकार का है, ये भी शायद आपको पता होगा, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड जीएसटी। बाकी यूटी जीएसटी भी है लेकिन वो इतना खास नहीं है। और बाकी कुछ डेटा पॉइंट्स हैं कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट और यूनियन के पास इक्वल और साइमल्टेनियस यूनिक पावर है जीएसटी पर कानून बनाने के, और 2021 से 26 तक जो परसेंटेज ऑफ स्टेट का शेयर है इन सेंट्रल टैक्सेस वो था 41%। कुछ क्राइटेरिया हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करने के कि भाई सरकार कितना डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस स्टेट को देगी। तो उसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं कि भाई किस स्टेट की इनकम कितनी है या इनकम का डिस्टेंस कितना है। इनकम डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो सबसे रिच स्टेट है और जो सबसे पुअर स्टेट है उनका गैप क्या है। बाकी किस स्टेट में पॉपुलेशन कितनी है, एज कितनी है, वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब चीज़ों के हिसाब से सरकार खुद डिसाइड करती है। बाकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ने ले रखी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने ले रखी है। तो सेंटर वाली आप देख रहे हो वो ऊपर है और स्टेट वाली मतलब हो गई सोशल सर्विसेज वाली जनरली। चलो फिर इसी में है दूसरा यूनिट मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब क्या? हाँ, तो इसमें कि यही एक मुद्दे की बात है। मार्केट का फेलियर तब मानते हैं कि अगर रिसोर्सेज को हमने एफिशिएंटली यूज़ नहीं करा। बिल्कुल सही। तो एक को बोल देते हैं कंप्लीट मार्केट फेलियर, एक को बोल देते हैं पार्शियल मार्केट फेलियर। कंप्लीट मार्केट फेलियर का मतलब ये है कि प्रोडक्ट है ही नहीं, मिसिंग है, तो मिसिंग मार्केट, कंप्लीट मार्केट फेलियर। पार्शियल मार्केट फेलियर का मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो है लेकिन भाई रॉन्ग प्राइस है या रॉन्ग क्वांटिटी है, कुछ गड़बड़ है, तो वो हो गया पार्शियल मार्केट फेलियर। लेकिन मुद्दा ये आता है कि मार्केट फेल क्यों होते हैं। तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नलिटीज़, तीसरा पब्लिक गुड्स और चौथा इनकम्प्लीट या असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें 2 बातें पढ़ेंगे, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड। तो इन चारों को 1 बाय 1 देखते हैं। तो मार्केट पावर का मतलब तो सिंपल हो गया, मोनोपोली पावर। तो ये एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि भाई जैसे मान लो किसी की मोनोपोली बन गई तो फिर वो किसी और को आने नहीं देगा और वो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा और खुद ही डिसाइड करेगा कि कितना बनना है और कितना बेचना है। दूसरे हो गए एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब जैसे कुछ फ़ायदे हो गए, नेगेटिव मतलब कुछ नुकसान हो गए। तो एक्सटर्नलिटीज़ जो होते हैं वो भी मार्केट फेलियर के कारण बन सकते हैं। उसके कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट। इन सब में मतलब आपको मीनिंग यही समझाया था कि कई बार हम किसी को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो सकती हैं।
हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और अगर हम ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। इसी तरह कंजम्पशन में भी एक्सटर्नलिटीज़ हो सकती हैं। आप अच्छी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, आप ख़राब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो कंजम्पशन में भी ये हो सकता है। बाकी एक्सटर्नलिटीज़ से मार्केट फेलियर क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो पहले इसमें दो टर्म है, एक है प्राइवेट कॉस्ट, एक है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट तो मतलब कि जो भी हमारा खर्चा है जो हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, लेकिन सोशल कॉस्ट का मतलब होता है कि मान लो आपने जो प्रोडक्शन करा और समाज को जो मतलब उससे नुकसान पहुंचाया, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ दोनों को मिलाकर माना जाता है। तो अब एक्सटर्नलिटीज़ कैसे अफेक्ट करती हैं चीज़ों को, कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसको मार्केट प्राइस पर बेच देते हैं, लेकिन हम उसमें एक्सटर्नलिटीज़ को कंसिडर नहीं करते, तो वो एक ड्रॉबैक है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये मार्केट फेलियर है। तो एक्सटर्नलिटीज़ भी बेसिकली मार्केट फेलियर का कारण बन सकते हैं। तीसरे रीज़न होते हैं मार्केट फेलियर के, जो पॉल ए सैमुअल्सन भाई ने बताए थे, वो थे पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स। तो पब्लिक गुड्स और सोशल गुड्स का मतलब क्या है कि भाई जैसे पार्क, तो पार्क जो है वो क्या है भाई, एक फ्री गुड है, पब्लिक के लिए गुड है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें भी होती हैं, जैसे कि फ्री राइडर प्रॉब्लम, कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कितना भी यूज़ कर सकता है। वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई तुम नहीं आओगे, है ना। और उनमें एक्सटर्नलिटीज़ का इशू ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो अब पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनके लिए प्रोड्यूसर्स कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहता, वो सोचता है कि यार मैं पब्लिक गुड क्यों बनाऊँ, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो पब्लिक गुड की डिमांड बहुत होती है लेकिन प्रोड्यूसर बनाता नहीं है, तो इसीलिए वो मार्केट फेलियर का मतलब कारण बन जाते हैं। तो ये हो गया पब्लिक गुड। और चौथा होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन की कमी। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में है कि भाई बायर या सेलर जो होता है उनके पास इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती। तो इसमें हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि कई बार प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है, या कई बार करेक्ट जानकारी मिलना मुश्किल होता है, या कई बार तो पार्टीज़ जानबूझ के ही गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। तो जैसे मान लो डॉक्टर है, आप सर्जरी करवाने गए, तो डॉक्टर एक प्रोड्यूसर हो गया, हम कंज्यूमर हो गए। तो अब उसमें अगर इन्फॉर्मेशन लेना भी हो तो वो प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें क्या ही पता चलेगा, डॉक्टर कुछ भी बोल देगा तो हम मान लेंगे। तो ये मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब एक कहानी थी, जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इम्बैलेंस है, तो किसी एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, किसी के पास कम होती है, और जिसके पास ज़्यादा होती है फिर वो दूसरे वाले को एक्सप्लॉइट करता है ना। तो जैसे लैंडलॉर्ड है, उसको अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा पता होगा, कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो सामने वाले को कम बताएगा। और इसमें 2 बातें थी, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैज़ार्ड। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक पार्टी है, लेट से मिस्टर एक्स, तो वो मिस्टर वाई की इग्नोरेंस का क्या ले सकता है, एडवांटेज ले सकता है। तो उस केस में वाई जो है उसको नुकसान हो सकता है। तो हमने जैसे मतलब एक एग्जांपल भी लिया था कि जैसे इंश्योरेंस के अंदर अब कंपनी आपसे पूछती है कि भाई बताओ आप सिगरेट तो नहीं पीते, आप ये तो नहीं करते, वो तो नहीं करते, आपकी हेल्थ कैसी। तो अगर आप थोड़ा बहुत झूठ बोल दोगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए और उनको नुकसान हो जाए। दूसरा होता है मॉरल हैज़ार्ड। मॉरल हैज़ार्ड में ये कहानी थी कि मान लो जब आपको कोई चीज़ पता होती है तो आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आदमी है, अब इसने अपनी कार का इंश्योरेंस करवा लिया, तो अब ये सोचेगा अब तो इंश्योरेंस है, अब तो गाड़ी मज़े से चलाओ, तो ये थोड़ा सा केयर फ्री हो जाएगा और रैश ड्राइविंग कर सकता है। तो ये भी मतलब उसके बिहेवियर को चेंज करती हैं इस तरह की बातें भी। क्योंकि अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई मेरे पास तो इंश्योरेंस है, तो फिर वो थोड़ा सा केयर फ्री हो जाएगा। तो ये भी मतलब इन्फॉर्मेशन का एक मिसयूज़ हो गया, जिसको मॉरल हैज़ार्ड कह सकते हैं। तो बेसिकली असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है उससे भी कह सकते हैं मार्केट फेलियर हो जाता है। तो 4 बेसिकली चीज़ें थी जिनकी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है। अब मार्केट फेलियर तो हो गया, लेकिन उसको ठीक करने के लिए अब किसको इंटरवीन करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो वही चारों को कंट्रोल करने के लिए देखते हैं वन बाय वन।
तो मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने मतलब कंपटीशन एक्ट लेकर आई, बहुत सारे तरीके लेकर आई, मर्जर एक्विजिशंस को कंट्रोल करने को लेकर आई, प्राइस की कैपिंग लेकर आई ताकि मोनोपोली पावर ना बने। हालांकि फिर भी बन जाती हैं। दूसरा, एक्सटर्नलिटीज़ को करेक्ट करने के लिए भी सरकार इनिशिएटिव्स लेती है। तो अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो उनको भी मतलब कंट्रोल करने के लिए सरकार कई बार डायरेक्ट एक्शंस लेती है या कई बार मार्केट बेस्ड पॉलिसियाँ बना देती है। और एसी पिग्यू ने तो इस पर कहा था, जिसको पिग्यूवियन टैक्सेस नाम देते हैं, कि भाई जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन पर भी टैक्स लगा दो कि जो भी कंपनी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाएगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी उसके बारे में पिग्यू ने कहा था कि इसको लेकिन डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कुछ चीज़ें जिसमें मान लो डिमांड इनइलास्टिक है, आपको कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद है और आप तो खरीदोगे ही, तो वहाँ पे फिर ये टैक्सेस काम नहीं करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट पर भी इन टैक्सेस का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट इससे प्रभावित हो जाता है। फिर इसमें एक और टर्म हमने सीखी थी, कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब होता है लिमिट, ट्रेड का मतलब होता है बाय और सेल करना। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जो कार्बन क्रेडिट, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, उसका थोड़ा सा कहानी वैसे समझा देता हूँ कि मतलब इसमें क्या होता है कि मान लो 3 फैक्ट्री हैं, अब सरकार उनको एक लिमिट देती है कि भाई आप 100 यूनिट्स तक पॉल्यूशन फैला सकते हो। अब तीसरी कंपनी, वो अच्छी कंपनी है, वो खाली 75 यूनिट ही पॉल्यूशन फैला रही है, तो सरकार उसको कहती है कि आपने 25 यूनिट कम पॉल्यूशन फैलाया, तो ये आप अपने पास क्रेडिट के तौर पे रख सकते हो, और आप चाहो तो इसको बेच भी सकते हो, किसी और फैक्ट्री को दे दो। तो ये सब कॉन्सेप्ट मतलब 1980s में यूएस के अंदर चल पड़े थे, और भारत में इन सब चीज़ों को लेके मतलब या फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ मतलब प्रावधान बनाए हैं, बिल बनाए हैं, वो यहाँ पर नाम दे रखे हैं। तो ये तो हो गई लिस्ट। अच्छा, बात करें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की, तो उसमें भी सरकार का मतलब फोकस रहता है कि भाई हम प्रोड्यूसर को सब्सिडीज़ दें, हम फर्टिलाइज़र्स पर सब्सिडीज़ दें, हम कंज्यूमर को भी मतलब सब्सिडीज़ दें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स पर, ताकि वो अच्छे गुड्स की डिमांड करे। जैसे एजुकेशन पर सब्सिडीज़ देने की बात करती है सरकार। बाकी सरकार इसके अलावा फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने की बात करती है, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करती है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को भी सरकार प्रमोट करती है। तो ये हो गया एक्सटर्नलिटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। अच्छा, फिर होते हैं मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स में तो सरकार मतलब आपको कंपलसरी कर देती है कि भाई आपको अपना इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, आपको अपना इम्यूनाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो ये भी सरकार का एक तरह से मतलब इंटरवेंशन हो गया। अब डीमेरिट गुड्स, उन पे सरकार जनरली बैन लगा देती है या उसमें नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट कर देती है, ऐड दिखा देगी कि भाई देखो इससे कैंसर होता है, टोबैको से खाओगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से सरकार डीमेरिट गुड्स को भी मतलब एक तरह से डीमोटिवेट करती है। हालांकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरली इनइलास्टिक होती है, तो इसीलिए इसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। बाकी पब्लिक गुड्स के केस में उसमें भी सरकार मतलब अपना इंटरवेंशन रखती है। तो चाहे डिफेंस हो, लीगल सिस्टम हो, फायर प्रोटेक्शन हो, ये सारी चीज़ें सरकार खुद ही प्रोवाइड करती है। और इसमें सरकार ये भी कहती है कि अगर किसी को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना है या कोई डोनेशन देनी है तो वो भी दे सकता है। इसके अलावा सरकार प्राइस इंटरवेंशन भी करती है, मतलब प्राइस के अंदर भी दखलंदाजी करती है, जिसका कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा होगा, प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग। यानी कि सरकार कई बार मिनिमम प्राइस सेट कर देती है किसानों के लिए यानी एमएसपी, और कई बार कंज्यूमर्स के लिए मैक्सिमम प्राइस भी सेट कर देती है, जैसे गेहूं या चावल हो गया उन चीज़ों के लिए, जिसको बोल देते हैं प्राइस सीलिंग। फिर इंफॉर्मेशन के फेलियर को करेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं? सरकार लेबलिंग पर फोकस करती है कि भाई खाने के पैकेट पे सब कुछ लिखा होना चाहिए। इसी तरह सेबी ने भी मतलब कंपनियों के लिए स्पेशल चीज़ें कही हैं कि आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। तो इन्फॉर्मेशन सही पहुँचे लोगों तक, इस बात का भी सरकार ध्यान रखती है। अच्छा, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अमीर गरीब के बीच में भेदभाव ना हो, तो इसका भी सरकार ध्यान रखती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाती है, गरीबों को सब्सिडीज़ देती है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट के अलाउंसेस देती है, जॉब्स के लिए रिजर्वेशंस देती है, ताकि इससे अमीर गरीब का भेदभाव भी कम हो जाए। तो सरकार जो है बेसिकली बहुत सी जगहों पर इंटरफेरेंस करती है, और उनसे चीज़ें कुछ ठीक भी होती हैं, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि सरकार का इंटरवेंशन इनफेक्टिव रहता है, क्योंकि कई बार वेस्टेज हो जाती है रिसोर्सेज की, या कई बार दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।
तो ये बेसिकली मार्केट फेलियर का यूनिट था, जिसमें आपको 4 रीज़न पता होने चाहिए मार्केट फेलियर के और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कर रही है। अच्छा, फिर इसमें तीसरा यूनिट होता है, वो आपने 12th में पढ़ रखा होता है, तो वो बहुत आसान होता है, वो है बजट मेकिंग। तो अब सरकार जो है वो अपना बजट कैसे बनाती है ना। तो ये सारा बहुत ही सिंपल आपको लगेगा। तो देखो, बजट का मतलब तो पता ही है कि इसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करती है गवर्नमेंट कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा। अब इस बजट को बनाने का एक प्रोसेस होता है, वो है कि भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नीति आयोग के साथ कंसल्ट करके बनाती है और इसे फिर दोनों हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। बजट का प्रोसीजर ये है कि पहले प्रिपरेशन होता है बजट का, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर फाइनल उसका एग्जीक्यूशन होता है। बाकी इसमें 2 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जिसमें लिखा पढ़त होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जिसमें कानूनी प्रक्रिया होती है। बाकी बजट से पहले एक कंसल्टेशन होता है जिसको प्री बजट कंसल्टेशन कहते हैं। और बजट डॉक्यूमेंट्स में जनरली हम 2 साल के अपने जो भी खर्चे हैं या जो भी रिसिप्ट्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। करंट ईयर में अगर कोई चेंज हुआ एस्टीमेट में वो भी रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जो एक्चुअल हुआ पिछले साल वो भी बात बता देते हैं। बाकी बजट के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम निर्मला सीतारमण की लास्ट स्पीच सुनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर जी की, तो पहले पार्ट में वो जो मैक्रो इकोनॉमिक की सिचुएशन है वो समझाती हैं कि क्या हुआ है, और बाद में फिर अपने वो मेजर्स और टैक्स प्रपोजल्स बताती हैं कि ऐसे ऐसे हमें करना है। बाकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, वो नाम मैंने आपको लिखवाए भी थे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कि भाई कितना पैसा है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कितना मतलब हमको कंटिजेंसी के लिए संभाल के रख रहे हैं, और पब्लिक अकाउंट्स कि भाई जो पब्लिक अकाउंट्स हैं वो सारे मेंटेनेंस इन डॉक्यूमेंट्स में होती है। बाकी बजटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं ये भी एक लिस्ट पता होनी चाहिए। भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गए, सरकार अगर कोई ग्रांट दे रही है वो डिमांड फॉर ग्रांट आ गए, फाइनेंस बिल्स आ गए। FRBM एक्ट के तहत 2 स्टेटमेंट्स देने होते हैं, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एक मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। तो ये नाम याद रखना है मेनली तो बस। बाकी सरकार जो है वो कुछ खर्चे करती है अलग अलग कैटेगरीज में जो अपने कंसोलिडेटेड फंड से वो चार्ज कर लेती है। 2 बार जनरली बजट पेश होता है जिस साल इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन वाले साल में एक बार पहले और एक बार इलेक्शन के बाद जनरली बजट पेश किया जाता है 2 बार। अच्छा, बाकी ये प्रोसेस था कि लोकसभा में दिखाते हैं, फिर राज्यसभा में पास हो जाता है, और पहले एक जनरल डिस्कशन के बाद गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल लेकर आती है, और एप्रोप्रिएशन बिल के बाद जो है वो फिर कुछ कट मोशंस होते हैं, यानी कि मतलब अगर उसमें कुछ किसी ने कुछ डिमांड करनी है, कुछ हटाना कटना है, वो सब होता है। फिर पक्का फाइनेंस बिल जो होता है वो पेश हो जाता है, और फाइनेंस बिल जो है वो 75 दिन के अंदर अंदर पास हो जाता है, फिर वो कानून बन जाता है, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा में अगर कुछ या लोकसभा में कुछ एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करना है तो वो कर देंगे, और बाकी फिर वोट ऑफ थैंक्स होके कहानी समाप्त हो जाती है। और बाकी एक डेटा पॉइंट था कि 2017-18 से जो रेलवे बजट है उसको भी मर्ज कर दिया था जनरल बजट के साथ, उसको फिर अलग से प्रस्तुत नहीं करते थे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स बस पता होने चाहिए। अच्छा, बाकी अब बात करते हैं कि सरकार को रेवेन्यू कहाँ से होता है। तो इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस देखती है CBDT और इनडायरेक्ट टैक्सेस देखती है CBIC। बाकी जो भी टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट भी शेयर करता है, NCCD भी शेयर करती है, और गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट्स हैं उनके मेन सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो ये पोर्शन आपने 12th में पढ़ा था। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू भी आ जाता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आ जाता है, और कैपिटल रिसिप्ट्स में हम कहते हैं लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो डेट रिसिप्ट्स, और अगर एसेट कम हो रहा है तो नॉन डेट रिसिप्ट, है ना। तो ये तो क्लास 12th वाला सेम है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। अच्छा, फिर होता है सरकार के जो खर्चे होते हैं उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं।
तो जनरली सरकार अगर बेफिजूल के खर्चे कर रही है, अनप्रोडक्टिव खर्चे कर रही है, तो फिर उससे सरकार के डेफिसिट बढ़ जाएंगे, ग्रोथ खराब हो जाएगी, टैक्सेस सरकार फिर ज़्यादा लगाएगी, बर्डन बढ़ जाएगा सरकार पर, मतलब सारे बेकार बातें ही होंगी। बाकी इसके अलावा सरकार का जो खर्चा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है, वो अकाउंट्स बनाता है, वो मिनिस्ट्रियों की मदद करता है, वो जितने भी मतलब प्राइजेज़ हैं, कॉस्ट हैं, उनको कंट्रोल करता है, और इसके अलावा भी कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको मॉनिटर करता है। तो ये उसके फंक्शंस हो गए। बाकी बजट डॉक्यूमेंट है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बोलते हैं उस कागज़ के टुकड़े को, वो तो एक सिंपल सी बात है। लेकिन सरकार का जो खर्चा है केंद्र सरकार का, उसको देख लेते हैं। तो उसमें जनरली केंद्र सरकार का खर्चा 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले 3 को मतलब अलग तरह से माना जाता है, और दूसरे 3 को हम कहते हैं ये स्कीम्स पे लगाने वाला सरकार का पैसा है। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स, और उधर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफ़र और अदर ट्रांसफ़र्स टू स्टेट्स। तो बेसिकली उसमें सरकार कुछ पैसा ट्रांसफ़र करती है, वो स्कीमें हैं, और इसमें सरकार जो है अपना खर्चा कर रही है, वो स्कीमें हैं। उसके बाद एक प्रोसीजर है, एक टर्म पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट का मतलब एक तरह से वही होता है कि सरकार का डेट मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग। तो गवर्नमेंट जो बोरो करती है पैसा, वो इंटरनल सोर्सेज से भी कर सकती है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी कर सकती है ना। इंटरनल मतलब हो गया कि पब्लिक से बोरो कर लिया, और एक्सटर्नल मतलब हो गया बाहर से बोरो कर लिया। बाकी डेट सस्टेनेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ सही बनी रहे। तो डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि डेट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम तो खैर नहीं होंगे। तो इसके लिए सरकार ने स्ट्रेटजी बना रखी है जिसको डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं, जिसमें 3 मेन पिलर्स हैं। एक तो लो कॉस्ट बोरोइंग, सस्ते दामों पर बोरोइंग हो जाए, रिस्क मिटिगेशन, उसमें रिस्क सरकार का बहुत कम हो, और मार्केट डेवलपमेंट, मतलब सरकार चाहती है कि मतलब उसमें और भी प्रोडक्ट्स बने ताकि लोन लेना आसान हो जाए। फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए ये तो आपको नाम याद रखने की कौन से डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां हैं। आरबीआई वो डोमेस्टिक ट्रेड्स देखती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वो एक्सटर्नल डेट्स देखती है, बाकी बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो बाकी सारी लाइबिलिटीज़ कवर करती है। 3 महीने तक के लोन्स को कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो आरबीआई देती है। बाकी एफआरबीएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये कानून था जो 2003 में आया था। बाकी पीडीएमसी एक मतलब सेल है जो 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर बनाया गया है। और पब्लिक डेट की अगर बात करें गवर्नमेंट की बोरिंग की, तो वो एक फिगर दे रखी है 1,69,46,666 करोड़, इतने रुपए का डेट था 2022 में, जिसमें से इंटरनल काफ़ी ज़्यादा है और एक्सटर्नल काफ़ी कम। बाकी आरबीआई जो है वो एक जी-सेक मार्केट आप कह सकते हो वो इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। जी-सेक का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अच्छा, सरकार का जो बजट है वो बेसिकली वेरी सिंपल 3 तरह का हो सकता है। बैलेंस्ड बजट यानी कि खर्चा और रिसिप्ट दोनों बराबर, या सरप्लस बजट इसमें एक्सपेंडिचर कम, या डेफिसिट बजट इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा। अब ये तो खैर टर्म्स हो गई सिंपल। बजट डेफिसिट जो होता है यानी जब खर्चा ज़्यादा है और रिसिप्ट कम, तो बजट डेफिसिट 3 तरह का और हो सकता है। उसके 3 टाइप्स कह देते हैं होता है। एक को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं। ये सेम 12th का है कॉन्सेप्ट है। फिस्कल डेफिसिट जो एक तरह से बोरोइंग्स को सिग्निफाई करता है, जिसको निकालने के 2-3 फॉर्मूले हैं, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और प्राइमरी डेफिसिट जो है, प्राइमरी डेफिसिट उसको निकालने का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो क्लियर हो गया। अब बजट बनाने के बाद जब सरकार फाइनली एक्शन ले रही है कुछ भी, तो उसको नाम दे दिया फिस्कल पॉलिसी, है ना। तो ये इसमें आखिरी कहानी होती है मेनली। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब तो वेरी सिंपल है कि सरकार का जो भी रेवेन्यू है और सरकार के जो भी खर्चे हैं, उस खर्चे और रेवेन्यू की पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कह देते हैं। तो इसमें मेनली 2-3 चीज़ों पे फोकस रहता है कि टैक्सेशन, पब्लिक
एक्सपेंडिचर कि सरकार कितना खर्चा कर रही है, या पब्लिक बोरोइंग कितना बोरो कर रही है। बाकी पब्लिक फिस्कल पॉलिसी जो है वो डिमांड साइड पॉलिसी मानी जाती है कि भाई डिमांड साइड की पॉलिसी है, क्योंकि इसमें हम खर्चों की बात कर रहे हैं कि सरकार कितना खर्चा कर रही है। अच्छा, फिर आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको लिखवाए थे, वो बेसिक है, वो आप रीड भी कर सकते हो कि फिस्कल पॉलिसी में सरकार का उद्देश्य ये होता है कि हम जितना हो सके फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करें, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से हो और इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सरकार की ये कोशिश रहती है। बाकी फिस्कल पॉलिसी के दो टाइप्स हैं, वेरी सिंपल, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार चाहेगी कि लोगों के पास पैसा बढ़ जाए, तो इसीलिए वो टैक्स कम कर देगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, या बोरोइंग्स वगैरह जो है वो भी कम कर देगी। उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो उसमें सरकार का मोटिव होता है कि पैसा कम कर दें लोगों के पास से, तो उस केस में सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। अच्छा, फिर इसके बाद है जी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब सरकार कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है, तो ये बहुत सिंपल है। जैसे पहला हो गया एक्सपेंडिचर, तो हम सिंपल बात करेंगे, चाहे कैसा भी एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर या ट्रांसफ़र पेमेंट, लेकिन हमें एक बादल याद रखना है कि जब सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाती है ना, तो इससे कहीं ना कहीं देश में डिमांड बढ़ती है और कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस दो तरह के हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन मुद्दे की बात ये, अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो इससे लोगों की इनकम कम होगी और डिमांड कम हो जाएगी। पब्लिक डेट मतलब पब्लिक से बोरो करना या एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो करना, तो जब भी मार्केट से बोरो करती है सरकार या मतलब किसी भी और सोर्स से बोरो करती है सरकार, तो आपको ये ध्यान रखना है ज़्यादा बोरो करने से लोगों का पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये बादल याद रखना है। बाकी फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बजट तीन तरह के हैं, वो तो हमने देख ही लिया, बैलेंस्ड, सरप्लस या डेफिसिट बजट। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, जहाँ पर हम सप्लाई साइड के इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, यानी कि अगर सरकार रोड्स पर खर्चा कर रही है, 24 घंटे बिजली आए इस बात पर खर्चा कर रही है, तो ये भी मतलब लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। बाकी सरकार पब्लिक गुड्स पर भी खर्चा करती है ताकि लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी में सरकार इनइक्वालिटी कम करने पर भी ध्यान रखती है, तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी और गरीबों को कम टैक्स लगाएगी या ज़ीरो टैक्स लगाएगी। इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी में कहते हैं कि भाई कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ये है कि कई बार डेटा टाइम पर नहीं मिलता, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, डिसीजन ले लेते हैं तो इम्प्लीमेंट होने में डिले हो जाता है, इम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो कई बार उसका नतीजा आने में ही मतलब समय लग जाता है या पता ही नहीं लगता हमें। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे इसमें लैग्स हैं। बाकी और भी लिमिटेशंस हैं कि कई बार ट्रेड साइकिल्स आती हैं, कई बार गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर पाती है, और कई बार मतलब सरकार को डिसइंसेंटिव्स भी मतलब सरकार की पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स भी झेलने पड़ते हैं कि भाई टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो प्रोड्यूसर सोचता है कि यार ये तो नुकसान हो रहा है। तो बहुत से लिमिटेशंस मतलब हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें बड़ा एक स्पेशल चीज़ आपको लिखवाई थी, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट कब होता है? क्राउडिंग आउट का मतलब है, ये अच्छा टर्म है, कि जब रिसेशन का टाइम चलता है तो उस समय धीरे धीरे सरकार अपने खर्चे बढ़ाती है ताकि डिमांड बढ़े। तो सरकार धीरे धीरे अपने खर्चे जब बढ़ाना शुरू करती है तो उससे प्राइवेट स्पेंडिंग्स जो है वो कम होनी शुरू होती हैं। प्राइवेट सेक्टर वाला खर्च नहीं करता और सरकार ज़्यादा खर्च करती है, तो प्राइवेट सेक्टर वाला धीरे धीरे क्या हो जाता है, आउट हो जाता है कई बार। तो इस बात को क्राउडिंग आउट बोल देते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, कि भाई ये देखो ऐसे समझाया था कि क्राउडिंग आउट का मतलब है कि रिसेशन के दौरान मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर वाला तो अपनी इन्वेस्टमेंट कम करते हैं कि यार अभी नहीं करना, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करना या इन्वेस्ट ज़्यादा करना शुरू कर देती है। तो इस चीज़ को क्राउडिंग आउट बोल देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये है इसमें बस। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया छोटा सा। तो ये चैप्टर में मतलब आपको ये 4 यूनिट्स बस अच्छे से पता होने चाहिए।